चैप्टर नंबर 5 शरीर संख्या व्याकरण शारीर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 देखना। तो यहाँ पे आपको गर्भ की परिभाषा मिल जाएगी, शरीर की परिभाषा मिल जाएगी, षडंग यहीं पे मिलेगा आपको, और प्रत्यंग वगैरह उसका भी यहीं पे वर्णन है। ठीक है, और चरक में जो 5th चैप्टर है उसका नाम है पुरुष विचय शारीर। यहाँ पे शरीर संख्या शारीर, तो सभी चीजों की यहाँ पे संख्याएं बता रखी हैं। ठीक है, अस्थि संधि पेशी इन सब की। श्लोक नंबर 3 देखना, गर्भ की परिभाषा आई होगी। शुक्र शोणितम गर्भाशय स्तम आत्म प्रकृति विकार सम्मूर्छितम गर्भ इत्य उच्यते। तम चेतनावस्थितम वायु विभज्यति तेज एनं पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संहन्ति आकाशं विवर्धयति एवं विवर्धितः स यदा हस्तपाद जीवाघ्राण कर्ण नितंब आदिभिः अंगैः उपेता तदा शरीरम इति संज्ञा लभते। ये शरीर की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है षडंग। तच्च षडंगो शाखा चतस्रो मध्यम पंचम षष्टम शिरमिति। तो गर्भ के लिए क्या बोल रहे हैं वो देखना। शुक्र शोणित, गर्भाशय में जो क्या है, जब शुक्र और शोणित का संयोग होगा उसमें आत्मा प्रकृति और विकार, ठीक है, प्रकृति जो अष्ट प्रकृति है और षोडश विकार है, जब ये सारे तत्व आ जाएंगे मिल जाएंगे तो वो गर्भ कहलाता है। ठीक है, तो गर्भ की डेफिनेशन ध्यान रखना। शुक्र शोणित गर्भाशय आत्म प्रकृति विकार ये सारी चीजें समूर्छित हो जाएगी। नेक्स्ट देखना, तम चेतना अवस्थितम, फिर उसमें क्या आती है, चेतना आती है। जो गर्भ होता है चेतना से युक्त होगा। फिर उसमें वायु विभाजन, ठीक है, जो भी डिफरेंशिएशन डिवीजन, ठीक है, ये वाला जो काम कर रही है, जैसे सेल डिवीजन वगैरह, माइटोसिस मियोसिस, ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो वायु के कारण हो रही है, तो वायु विभज्यति। फिर तेज एनम पचती, जितना भी डाइजेशन वाला ये वाली जो चीजें हो रही हैं, ठीक है, तेज एनम पचती। फिर आपह क्लेदयंती, क्लेद जो मॉइस्चर जो वहां पे हो रहा है वो जल के कारण हो रहा है। पृथ्वी संहनती, ठीक है, पृथ्वी क्या कर रहे हैं, संहनन कर रहा है। जितने भी मतलब हार्ड वाले जो चीजें बन रही हैं, हार्ड स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो पृथ्वी से हो रहे हैं। आकाशम विवर्धयति, और आकाश से जो होता है वो बढ़ते जाता है, एक्सपेंड होते जाता है। एवं विवर्धयता, फिर उसमें क्या होता है, हस्तपाद जीवाघ्राण कर्ण नितंब आदि ये वाले सारे अंग आ जाते हैं। फिर हम उस गर्भ को क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। ठीक है, अब षडंग शरीर में क्या है, शाखा चतस्रो, 4 शाखा है, 2 हाथ 2 पैर। मध्यम पंचम, जो मध्य शरीर है उसे 5th पार्ट बोल दिया है, और छठे पार्ट को सिर बोल दिया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट श्लोक आया होगा प्रत्यंग के लिए, श्लोक नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे प्रत्यंग बता रखे हैं। अतः प्रत्यंगानि वक्ष्यते हैं। मस्तक उदर पृष्ठ नाभि ललाट नासा चिबुक वस्ति ग्रीवा इतः एकः। ठीक है, ये सारे एक बता दिए हैं, नासा को भी एक बताया है, ध्यान रखना प्रत्यंग जब बता रखा है। ठीक है, मस्तक उदर बाकी चीजें समझ आती, पृष्ठ नाभि ललाट नासा, ठीक है, नासा भी एक बता रखी है जब प्रत्यंग बता रखा है। चिबुक बस्ती ग्रीवा बाकी तो अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना, कर्ण नेत्र भ्रू संख अंश गंड कक्ष स्तन वंक्षण वृषण पार्श्व, वंक्षण भी 2 बता रखे, स्फेग जानु कूर्पर बाहु उरु ये सारे 2 है। ठीक है, नेक्स्ट विशंति अंगुलियाः श्रोतांसी। ठीक है, अंगुलियां कितनी है, 20 है, और श्रोतस आदि ये सारे प्रत्यंग बता रखे। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 6 आया होगा। श्लोक नंबर 6 देखना, अब यहाँ पे सबकी काउंटिंग बता रखी है। त्वचा सब, तो त्वचा 7 है, कला भी 7 है, आशय भी 7 है, धातु भी 7 है। सप्त शिरा सतानी, सिराएं कितनी है, 700 है। ठीक है, पंच पेशी सतानी, पेशी 500 है। नव स्नायु सतानी, 900 स्नायु है। त्रिण्य अस्थि सतानी, तो अस्थि कितनी है, 300 है, ध्यान रखना अस्थि इनकी 300 है। त्रयोदशे द्वय उत्तरे संधि, संधि कितनी है इनकी, संधि है इनकी 210। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
मर्म सत, मर्म है 107, चतुर्विंशति धमनी, धमनी 24 है, दोष 3 है, 3 मल है, 9 स्रोतस है, 16 कंडरा है, 16 जाल है, 6 कुर्च है, चतस्त्रो रज्जु, रज्जु जो मांस रज्जु है वो 4 है। हाँ जी। तो सेवनी, सेवनी 7, चतुर्दश संघात, संघात है 14, 14 संघात है, चतुर्दश सीमंत, सीमंत भी 14 है, संघात और सीमंत दोनों 14 है। द्वाविंशति योगवाही स्रोतांसी, अगर आपसे योगवाही स्रोतस पूछ ले तो वो कितने हैं? योगवाही स्रोतस अगर आपसे पूछे तो वो 22 है, द्वाविंशति। ठीक है, ध्यान रखना, खाली स्रोतस पूछे तो वो 9 है। ठीक है, यहाँ पे आभ्यंतर और बाह्य स्रोतस है, जो 9 है आपके वो बाह्य स्रोतस है। ठीक है, जैसे नासा, कर्ण, ये वाली जो चीजें हैं, और द्वाविंशति जो 22 है वो आभ्यंतर स्रोतस है। योगवाही स्रोतस अगर पूछ ले तो द्वाविंशति। फिर देखना, द्वाक्यानि आंत्राणि च एति समासतः, द्वानि। ठीक है, तो दो क्या है? आंत्र है, क्षुद्रांत और बृहदांत्र। नेक्स्ट श्लोक देखना, श्लोक नंबर 8 आया होगा, आशय की बात होगी। ठीक है, आशय अस्तु वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, स्त्रीणाम गर्भाशय अष्टमिति। ठीक है, तो आशय क्या बता दिए इन्हें? 8 बताए हैं टोटल, वात, पित्त, श्लेष, 3 दोष वाले, रक्ताशय, ठीक है, फिर चौथा भी दोष आ गया, फिर आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय, और स्त्रियों में क्या होता है? एक गर्भाशय, 8वां आशय होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पुरुषों में 7 हो जाएंगे और स्त्रियों में 8 हो जाएंगी। श्लोक नंबर 9 देखना, आंत्रों की दीर्घता बता रखी होगी, लेंथ बता रखी होगी आंत्रों की। स अर्ध त्रिव्याम मान्य आंत्राणि पुंसाम स्त्रीणाम अर्ध व्याम व्याम व्यामहीनानि। ठीक है, तो पुरुषों की जो आंत बता रखी है उसका जो डायमेंशन बता रखा है, स अर्ध त्रि, मतलब 3 व्याम, 3.5 व्याम बता रखा है, और जो स्त्रियों की बता रखी है वो बता रखी है, पुरुषों की अपेक्षा जो है अर्ध व्याम क्या होती है? कम होती है, मतलब उनकी 3 व्याम होती है। पुरुषों की 3.5 व्याम है आंत्र, और जो स्त्रियों की है 3 व्याम, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, श्लोक नंबर 10 आया होगा, स्रोतसों का वर्णन। जो हमने 9 स्रोतस बोल रहे थे उसका वर्णन देखना। श्रवण नयन वदन घ्राण गुद मेन्द्राणी 9 स्रोतांसी नराणाम बहिर्मुखानी। ठीक है, तो श्रवण हो गए, कर्ण हो गए, नेत्र हो गए, वदन मुख हो गया, घ्राण नासा, गुद मेढ्र, ये क्या है? 9 स्रोतस है नरों में, और इन्हें बहिर्मुख स्रोतस भी कहते हैं। एतान्य अन्य एव स्त्रीणाम पराणी च त्रीणि द्वे स्तन्यो अधस्तात रक्तवहम च। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि स्त्रियों में स्रोतस अधिक होते हैं, 3 स्रोतस अधिक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? द्वय स्तन्य। ठीक है, 2 क्या है? स्तन्य, और एक जो रक्तवह है, मतलब जो रक्तवह स्रोतस है वो है, या फिर रजोवह स्रोतस, या फिर आर्तवह स्रोतस। ठीक है, वो अधिक होता है स्त्रियों में, जो रक्त का वहन करता है उसे आर्तवह स्रोतस बोलेंगे, तो ध्यान रखना। देखो, शारंगधर में जो स्रोतस हैं, पुरुषों में उन्हें 10 स्रोतस बोले हैं और स्त्रियों में 13 बोले हैं। तो 10 कैसे हो जाते हैं? 9 तो सेम है, जैसे सुश्रुत के 9 है, और एक उनने क्या बोल दिया? ब्रह्मरंध्र बोला है, ब्रह्म रंध्र, 9 प्लस ब्रह्मरंध्र। और स्त्रियों में 13 स्रोतस बोले हैं। ठीक है, वो 12 तो ऐसे ही हो जाते हैं जैसे सुश्रुत के होते हैं, 2 स्तनों में, एक आर्तवह और एक ब्रह्मरंध्र बोल दिया एक्स्ट्रा। नेक्स्ट
फिर पुरुषों में सुश्रुत के 9 हैं और स्त्रियों के 12 हैं। देखो यहाँ पे विमर्श आया होगा, श्लोक नंबर 10 का विमर्श देखना। सेकेंड लाइन में स्मरात पत्र लिखा होगा। ठीक है, स्मरात पत्र देखना। विपुल पिपली पत्र समाकृते अव्यवश्य सिरह तलम आश्रितम। आवाज आ रही है? हाँ मैम। सकल काम शिरा मुख चुंबितम निगदितम मददात प्रवणान। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्याय आ रखे हैं स्मरात पत्र के। मदनात पत्र भी इसे बोलते हैं, विपुल पिपली पत्र भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लाइटोरिस जो है उसे बोलते हैं ये। ठीक है, स्मरात पत्र, मदन मदन पत्र, विपुल पिपली पत्र, ये ध्यान रखना, बस 3 वर्ड ध्यान रखना, स्मरात पत्र, मदनात पत्र और विपुल पिपली पत्र। डलहन का श्लोक है। नेक्स्ट देखना, कंडराओं का वर्णन। अब जो इनने कंडराएं बोली थी 16, उन्हें डिस्क्राइब कर रखा है। सोडस कंडरा तासाम चतस्रः पादेव। 16 कंडरा हैं, उसमें से 4 कहाँ हैं? पाद में हैं। तावंत्य हस्त ग्रीवा पृष्ठेषु। इसी प्रकार से 4 कहाँ पे हैं? हस्त में है, 4 ग्रीवा में है और 4 पृष्ठ में है। ठीक है, देखना, तत्र हस्तपादानाम कंडरानाम नख अग्र परो। ठीक है, जो हस्तपाद में जो कंडराएं हैं उनका जो अग्र प्ररोह है, जो आगे वाला पार्ट है, जो अंकुर है, जो आगे तक फैला हुआ है, वो कहाँ पे है? नख में है। फिर ग्रीवा हृदय निबद्धानी अधोभागगताम मेढ्रम। और जो ग्रीवा और हृदय, ठीक है, ग्रीवा और हृदय से जो कंडरा लगी हुई रहेंगी, उनका जो अग्र प्ररोह है वो कहाँ पे है? मेढ्र में है। नेक्स्ट देखना, श्रोणी पिष्ट निबद्धानी अधोभागगतानाम बिंबम। जो श्रोणी और पृष्ठ, ठीक है, श्रोणी पृष्ठ से जो लगी हुई कंडराएं होंगी, उनका जो अग्र प्रयोग होगा वो कहाँ पे होगा? बिंब में। बिंब नितंब को बोल सकते हैं, बिंब में हो। ठीक है, फिर उसके बाद है उरु वक्ष अंश संपृड आदिगता नाम च मूर्धा। ठीक है, उरु वक्ष और अंश प्रदेश से जो लगी हुई रहेगी, उसका जो अग्र प्ररोह रहेगा वो मूर्धा में रहेगा। ठीक है, तो टोटल 16 कंडराएं हैं, 4 हाथ, 4 पैर, ग्रीवा और पृष्ठ में भी 4 तो जो पैरों में रहेंगी उसका जो अग्र प्ररोह रहेगा वो कहाँ पे? नख में रहेगा। ठीक है, और फिर जो हाथ और पैरों का दोनों यही है, जो ग्रीवा में रहेंगी, ग्रीवा मतलब ग्रीवा और हृदय वाले रीजन इसमें रहेंगी, उसका जो अग्र प्ररोह रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? मेढ्र में रहेगा। फिर ये बोलते हैं कि जो कहाँ पे रहेंगी, पृष्ठ वाले रीजन की बात हो रही है, उसमें भी जो नितंब और पृष्ठ में रहेगी उसका जो अग्र प्ररोह रहेगा वो बिंब में रहेगा। जो ऊपर वाला रीजन है उरु वक्ष अंश, यहाँ से जो रहेगी उसका जो अग्र प्ररोह रहेगा वो मूर्धा में रहेगा। नेक्स्ट देखना, जाल। जाल भी 16 थे, तो जाल कौन कौन से? मांस सिरा स्नायु अस्थि। ठीक है, मांस सिरा स्नायु अस्थि जालानी प्रत्येक चत्वारी। तो मांस सिरा स्नायु अस्थि करके 4 जाल हैं, चारों 4 हैं। तानी मणिबंध गुल्फ संश्रितानी। कहाँ कहाँ पे हैं वो? मणिबंध और गुल्फ में, मतलब आपके रिस्ट जॉइंट में और एंकल जॉइंट में आश्रित हैं। वे एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, जाल है तो जाल में बंधे हुए रहते हैं, एक में ही सटे हुए रहते हैं, परस्पर गवाक्षित होते हैं। ठीक है, मतलब छिद्रित होते हैं। इन जालों द्वारा यह शरीर गवाक्षित हुआ है। तो परस्पर निबद्धानी, एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, परस्पर संश्लिष्टानी, परस्पर गवाक्षितानी, चयतानी, ये गवाक्षितानी इदम शरीरम। ठीक है, और गवाक्षित रहते हैं, छिद्र युक्त रहते हैं, इसीलिए ये शरीर भी गवाक्षित है, ऐसा बोल रहे हैं आचार्य। ठीक है, 4 हैं, ध्यान रखना, मांस सिरा स्नायु अस्थि, अस्थि
संधि नहीं है, ठीक है। रहते लेकिन वहां के स्थान पर ही है। कहाँ पे? मणिबंध, गुल्फ आदि में रहते हैं, मणिबंध और गुल्फ में रहेंगे। और ये परस्पर निबद्धानी, संश्लिष्टानी, परस्पर गवाक्षितानी। नेक्स्ट देखना, कुर्च आया होगा श्लोक नंबर 13। षड कुर्चा ते, कुर्च कितने हैं? 6 हैं। हस्तपाद ग्रीवा मेढ्रिश, कहाँ कहाँ पे है? हस्तपाद ग्रीवा और मेढ्र में। तो हाथ, हस्त में 2 है क्योंकि हाथ 2 है, पाद भी 2 है, तो हस्तपाद में 2 2 है और ग्रीवा और मेढ्र में 1 1 है, ठीक है। 6 है कुर्च। मांस रज्जु, महत्यो मांस रज्जु वच्चतस्रः, ठीक है। तो जो मांस रज्जु है वो 4 हैं और बहुत बड़े बड़े हैं, महत है। कहाँ पे है? पृष्ठवंश उभयतः, तो पृष्ठवंश के दोनों तरफ है, ठीक है। जो आपके स्पाइनल कॉर्ड पृष्ठवंश है उसके, वर्टिब्री है उसके दोनों तरफ है। और काम क्या करते हैं? पेशी निबद्धनार्थ, पेशियों को बांधने वाले होते हैं, ठीक है। द्वय बाह्य तो द्वय आभ्यंतर, तो 14, ठीक है। उसमें भी 2 बाह्य की तरफ होंगे, 2 आभ्यंतर की तरफ होंगे, ठीक है। 4 हैं, पृष्ठवंश के दोनों साइड पे हैं, ठीक है। उसमें भी 2 बाह्य हो गए, 2 आभ्यंतर हो गए, इस तरीके से 4 हो गए। और काम क्या है? पेशी निबद्धनार्थ। आवाज आ रही है ना? यस मैम। हाँ। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 15 आया होगा। सेवनी की बात हो रही है, तो सेवनी कितनी थी? 7। सप्त सेवनियों, यहाँ पे ऊपर विमर्श में देखना, जो मांस रज्जु का विमर्श है उसमें है गई के मत से 8 मांस रज्जुएं होती। तो गई मतलब गयदास का बता रहे हैं यहाँ पे, गयदास ने 8 मांस रज्जुएं मानी है, ठीक है। सुश्रुत में 4 है, उनने 8 मानी है। उनने पृष्ठवंश के दोनों तरफ, पृष्ठवंश उभय था, 4 4 मान लिए, जबकि इनने 2 2 मानी है, 2 बाह्य है, 2 आभ्यंतर। सेवनी के लिए देखना, सप्त सेवन्यु शीर्षि विभक्त पंचम, जीवाशेव, जीवाशेव एकैकः ता परिहर्तव्यः शस्त्रेण। तो सेवनी 7 बता रखी है। शीर्षि विभक्ता पंच, 5 कहाँ पे है? सिर में है। जीवाशेव, जीवा और मेढ्र में 1 1 है, ठीक है। ता परिहर्तव्य शस्त्रेण, और शस्त्र कर्म करते समय इनकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। सेवनी के लिए आया है, ध्यान रखना। ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, इतना सा लिखा हुआ आ सकता है आपके पास एग्जाम में, किसके लिए बोला है, ठीक है। सीमंत, संघात, जाल, सेवनी, वहां पे सब एक सा लगेगा, तो ध्यान रखना सेवनी के लिए बोला गया है ता परिहर्तव्या शस्त्रेण, शस्त्र कर्म करते समय उनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। साथ है सेवनी। तो सेवनी देखते हैं, 5 तो आपकी कहाँ हो गई? सर पे है, एक जिह्वा पे और एक मेढ्र पे, ठीक है। नंबर 16 देखना, संघात। चतुर्दश अस्तानाम संघात, 14 क्या है? अस्थि संघात है। कहाँ कहाँ पे है? तेषाम त्रयो गुल्फ जानु वंशनेशु, 3 कहाँ पे है उसमें से? गुल्फ, जानु और वंशण, जो 3 जॉइंट है आपके शाखाओं में, जो 3 जॉइंट हैं बड़े, वहां पे है, ठीक है। मतलब कि रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया और शोल्डर हो गया। ऐसे ही लेग में एंकल जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट हो गया। 3 तो यहाँ पे है, तो 3 3 करके कितने हो गए? 12 हो गए, ठीक है। 4 शाखाएं हैं। एतेन इतर शक्ति बाहुच, ऐसे ही जैसे शक्ति में है वैसे ही बाहु में भी होंगे। त्रिक शीर्ष एक एक कहा, त्रिक में और सिर में एक एक है, ठीक है। सीमंत भी है, सीमंत भी 14 ही है, जहां जहां अस्थि संघात है वहां वहां पे सीमंत है। फिर नेक्स्ट देखना, वृद्ध वाग्भट के विमर्श में देखना, इसी में सीमंत के, वृद्ध वाग्भट के मत से सिरा कपाल में 5 सीमंत होते हैं, इसलिए इनके 18 हो जाते हैं। तो वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह ने बोल दिया है सीमंत कितने हैं? 18 हैं। कैसे? उनके जो सिर में हो जाते हैं वो 5 हो जाते हैं, सिर में 5 सीमंत हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखना, आवाज आ रही है ना? हाँ मैम। श्लोक नंबर 18, अस्थियों की संख्या। तो अस्थियां कितनी है? 300 अस्थियां हैं, ध्यान रखना। आचार्य सुश्रुत की 300 अस्थियां हैं। नेक्स्ट देखना विमर्श में यहीं पे,
चरक की 360, सुश्रुत की तो 300 देख ली, और आधुनिक से आपको पता है। और 120 प्लस 117 प्लस 63, इनकी 300 कैसे होती है? 120 प्लस 117 प्लस 63। ठीक है, मतलब 120 कहाँ पे है? शाखाओं में। 120 शाखाओं में, 117 कहाँ पे है? मध्य शरीर में, और 63 है ऊर्ध्व जत्रुगत में। ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब ग्रीवा और सिर में 63 है, तो टोटल 300 अस्थियां हो जाती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 300 अस्थियां हैं कैसे? 120 प्लस 117 प्लस 63। नेक्स्ट देखना, शाखागत अस्थियों का परिगणन। अब शाखागत जो अस्थियां हैं वो कैसे कैसे हैं? पैर की प्रत्येक अंगुलियों में 3-3 अस्थियां हैं। ठीक है, पैर की जो प्रत्येक अंगुली है उसमें 3-3 अस्थियां हैं। इसी प्रकार से एक पैर में कितनी हो जाएंगी? एक पैर की उंगलियों में 15 हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना, तल कुर्च गुल्फ प्रदेश की 10 अस्थियां हैं। ठीक है, तल में कुर्च और गुल्फ प्रदेश, यहाँ पे टोटल 10 अस्थियां हो जाएंगी। इसे मैं आपको टेबल फॉर्म पे लिखाऊंगी। ठीक है, टेबल फॉर्म पे कल लिखाऊंगी। नेक्स्ट देखना, टेबल फॉर्म पे ही लिखेंगे इसे। नेक्स्ट एक श्लोक पे आया होगा, श्रोणी पंच। श्रोणी में 5 अस्थियां हैं आया होगा, श्लोक नंबर 20 पे। यहीं पे लिख लेना श्रोणी 354 याद रखना, 354। श्रोणी में 354 याद रखेंगे। चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, सुश्रुत और वाग्भट। श्रोणी में 354, चरक में 6, सॉरी चरक ने 3 अस्थियां बता रखी हैं श्रोणी में, सुश्रुत ने 5 बता रखी है, और वाग्भट ने 4 अस्थियां बता रखी हैं श्रोणी में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। टेबल मैं आपको कल बनवाऊंगी इसका। तो यहाँ पे देखना, ग्रीवा के ऊपर की अस्थियां। ठीक है, ग्रीवा में 9 अस्थियां रहती हैं। सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने ग्रीवा में 9 अस्थियां बताई हैं। यहीं पे साइड में लिख लेना, चरक ने 15। चरक ने 15 बता रखी हैं ग्रीवा में जो अस्थियां हैं। नेक्स्ट देखना, कंठ नाड़ी चतवार। 4 कंठ नाड़ी हैं। हनु में 2 अस्थियां हैं। दंत में द्वात्रि शतम, मतलब 32 अस्थियां कहाँ पे हैं? हनु में। सॉरी, दंत में 32 अस्थियां हैं। नाशायाम त्रीणी, नाशा में 3 है। एकम तालुनी, तालु में 1 है। गंड कर्ण शंखेषु एक एकम। ठीक है, गंड कर्ण शंख इन सारे प्रदेश में एक एक अस्थियां हैं। षड सिर, और सिर में कितनी है? 6 है। ये सारा हम टेबल बना के लिखेंगे। नेक्स्ट देखना, अस्थियों के प्रकार आए होंगे, श्लोक नंबर 22। अस्थियों के प्रकार देखना, एतानी पंच विधानी भवंती तद्यथा कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। ठीक है, कपाल रुचक तरुण वलय नलक संज्ञानी, तो अस्थि पहले तो कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। ठीक है, तेषाम जानु नितंब अंश गंड तालु शंख शीर्षु कपालानी। अब कपाल अस्थि कहाँ पे होगी? मतलब जो भी फ्लैट फ्लैट सी बोन है। जानु, नितंब, गंड, तालु, शंख, शिर। ठीक है, जहां पर भी फ्लैट फ्लैट सी बोन होंगी वो कौन सी होंगी? कपाल। दशनास्तु रुचकानी, अब दांतों में क्या है? रुचन। ठीक है, रुचक अस्थि दांतों में, दांतों में है। ठीक है, कुछ भी चीजें खाते हैं आप जीवा से, इधर ही से तो टेस्ट करते हैं ना, रोचक वहीं से लगता है। तो रुचक अस्थि कहाँ है? दांतों में है। फिर घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षी कोशिशु, यहाँ पे तरुण है। तरुण अस्थि कहाँ पे है? मतलब जो कार्टिलेज वाला होगा। ठीक है, घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षी कोश, यहाँ पे तरुण अस्थि है। पार्श्व पृष्ठ उर्षु वलयानी, अब जहाँ पे राउंड 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 होंगी, राउंड बोन्स कहाँ पे होंगी? वलय मतलब राउंड, तो पार्श्व में, पृष्ठ में,
उर और वलय, रिप्स वगैरह ये सारी जो हैं ये आपकी वलय में आ जाएंगी। शेषाणी नलक संज्ञानी, जितने भी शेष बच गई, जो ये आपकी ह्यूमरस वगैरह ये सारी बच गई, ये नलक है, लॉन्ग बोन्स हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखना, शरीर धारण में अस्थियों की प्रधानता आएगी। श्लोक नंबर 23 से 25 तक देखो। आभ्यंतर गते सारे यथा तिष्ठन्ति भूरुहा अस्ति सारे तथा देहा ध्रियन्ते देहानाम ध्रुवम। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष में, वृक्ष किस पे निर्भर रहता है, जो उसके अंदर सार रहता है उस पे वो निर्भर रहता है, उसी प्रकार जो प्राणी है, प्राणी का शरीर है तो एक स्ट्रक्चर है प्राणी का। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, अस्थि, जो अस्थियों का सार रहता है। ठीक है, उससे जो प्राणियों का जो स्ट्रक्चर है, शरीर है, वो उस पर डिपेंडेंट रहता है। या फिर जैसा जैसा अस्थियों का, जैसा मतलब स्केलेटन वगैरह वो होगा, वैसा ही उसका शरीर होगा। फिर आगे, तस्मात तस्मात् चिरविनष्टेषु त्वग्मांसेषु शरीरिणाम अस्थिनाम न विनष्टिसि। ठीक है, तस्मात जो त्वक और मांस रहता है वो क्या होता है, उसका तो विनाश हो जाता है, लेकिन अस्थि नाम न विनश्यति, यही ध्यान रखना है आपको। जो अस्थि है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है, या बहुत देर से विनाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, संधिया आई होगी। आपसे इतना पूछा जाता है, डैश ना विनिश्यंती सारेण एतानी देही नाम, तो अस्थि आएगा, ध्यान रखना। अस्थि का विनाश नहीं होता है और वो शरीर का सार है, तो किसके लिए आया है, अस्थि के लिए आया है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखना, संधिया आई होगी। श्लोक नंबर 26, संध्यस्तु द्विविध चेष्टावंतम स्थिर। तो संधियां दो प्रकार की हैं, एक चेष्टावान है और एक स्थिर है, मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट। ठीक है, तो देखो, शाखाशु हन्वो कटियाम च चेष्टावंतेषु। अब चेष्टावन कहाँ कहाँ पे है, शाखाओं में जो संधि होंगी, हनु में, हनु को भी आप मूवमेंट कर सकते हो, और कटी प्रदेश को भी मूव कर सकते हो, तो वहां पे चेष्टावान संधि होंगी। शेषास्तु संधिया सर्व विज्ञेया ही स्थिरा बुध। ठीक है, शेष जितनी भी संधियां हैं सारी क्या है, स्थिर है। नेक्स्ट देखना, संधियों की संख्या। तो संधियों की संख्या कितनी थी, 210 थी। श्लोक नंबर 27 आया होगा। संधियों की टोटल संख्या हम देख के आए थे 210। इनमें से भी क्या रहती है, लिखना 68 प्लस 59 प्लस 83। 68 प्लस 59 प्लस 83। ठीक है, तो शाखाओं में कितनी रहती है, 68, कोष्ठ में मतलब मध्य शरीर में कोष्ठ में रहती है 59, और ग्रीवा के ऊपर या फिर ऊर्ध्व जत्रुगत जो रहती हैं वो रहती हैं 83। 68, 59, 83, ध्यान रखना। ठीक है, संधि, इसका भी हम टेबल बना के करेंगे। फिर भी मार्क कर लीजिए। श्लोक नंबर 29 में देखना, कोष्ठगत संधियां, कटी और कपाल में 3 संधियां हैं, 24 संधियां पृष्ठवंश में, पार्श्व में भी इतनी ही, अर्थात 24 होती हैं। तो पृष्ठवंश और पार्श्व में कितनी हैं, 24 हैं। फिर छाती मतलब जो वक्ष प्रदेश है वहां पे 8 होती है, उर में, या फिर उर प्रदेश में। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है उर में कितनी संधियां होती है, तो 8। उर प्रदेश में 8 संधियां हैं। ऊर्ध्व चतुर्गत संधि आया होगा, इसका टेबल करेंगे हम। नेक्स्ट देखना, संधियों के प्रकार। श्लोक नंबर 31, संधियों के प्रकार। पहले तो दो बता रखी हैं संधियां, कितनी है, पहले 2 प्रकार की बता रखी हैं, चेष्टावान और स्थिर बताई थी। अब संधियों के
पद प्रकार है तो 8 बताती है। तो संधियों के प्रकार पूछे तो 2 और 8 दोनों ध्यान रखना। 8 देखना कैसे हैं। कोर, उलूखल, सामुदक, प्रतर, तुन्न सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंख, आवर्त। ठीक है, शंख आवर्त। तो देखना तेषाम अंगुली मणिबंध गुल्फ जानु कोरपरेशु कोरा संध्या। ठीक है, अब कोर संधि की बात हो रही है तो कोर संधि कहाँ कहाँ पे है कह रहे हैं वो। मणिबंध, गुल्फ, मणिबंध, गुल्फ, जानु, कूर पर। ठीक है, यहाँ पे है कोर संधि। फिर आगे देखना कक्षा वंक्षण दशनेशु उलूखला। ठीक है, तो अब याद कैसे रखना है ये, लिख लो। कक्षा वक्षा में दांत दिखाती है उल्लू पे। कक्षा वक्षा में दांत दिखाती है, कक्षा वक्षा में दांत दिखाती है उल्लू। ठीक है, तो मतलब उलूखल के लिए क्या है, कक्षा, वंक्षण और दंत। यहाँ पे उलूखल संधि है, कक्षा वक्षा और दंत। नेक्स्ट देखना सामुदक के लिए आया होगा। अंश, पीठ, गुद, भग, नितंब, सामुदक। ठीक है, अंश, पीठ, गुद, भग, नितंबेशु सामुदक। तो लिखना अंशु के गुद भग नितंब सामुदक है। अंशु के गुद भग नितंब सामुदक है। अंशु के गुद भग नितंब सामुदक है, मतलब अंशपीठ, गुद, भग और नितंब में सामुदक। नेक्स्ट देखना प्रतर, ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतरः। ग्रीवा पृष्ठवंशयोः प्रतरः। तो इसके लिए ध्यान रखना पृष्ठ की ग्रीवा प्रतरी है। पृष्ठ की ग्रीवा प्रतरी है। पृष्ठ की ग्रीवा प्रतरी है। पृष्ठवंश और ग्रीवा प्रतर हो गया। ठीक है, पृष्ठ की ग्रीवा प्रतरी है। नेक्स्ट देखना तुन्न सेवनी, शिरः कटि कपालेषु तुन्न सेवनी। शिरः कटि कपालेषु तुन्न सेवनी। ऐसे ही याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना याद हो तो याद कर लेना। कपाल का सिर कटने पर तुन्न हो गया। कपाल का सिर कटने पर तुन्न हो गया। कपाल का सिर कटने पर तुन्न हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना मतलब सिरा कटी कपाल तुन्न सेवनी हो जाएगा। ठीक है, सिर में, कटी में और कपाल में तुन्न सेवनी। फिर नेक्स्ट देखना हनु उभयस्त हो वायस्तुंड। ठीक है, तो हनु के दोनों ओर वायस्तुंड होती है, ये ऐसे ही याद रखना, हनु में वायस्तुंड है। नेक्स्ट देखो कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम, नाड़ीसु मंडला। अब मंडल संधि कहाँ पे है, कंठ, हृदय, नेत्र, क्लोम और नाड़ी में। ठीक है, तो इसके लिए लिखना नाना, नाना, मंडलाकार, मंडलाकार, हृदय को, हृदय को कंठ से मत लगाओ। नाना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाओ। नाना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाओ। ठीक है, तो नाना से देखना नेत्र और नाड़ी। नाना, नाना से क्या हो जाएगा, नेत्र और नाड़ी। नाड़ी भी क्लोम नाड़ी होगी, तो ध्यान रखना नाना से नेत्र और क्लोम नाड़ी। मंडलाकार से मंडल संधि होगी। हृदय से हृदय हो गया। ठीक है, को से कंठ, को से तो वैसे क्लोम भी कर सकते, क से कंठ कर लेना आगे, कंठ है तो उससे कंठ ही हो जाएगा। नाना मंडलाकार हृदय को कंठ से मत लगाओ। नाना से एक नेत्र हो गया, एक नाड़ी हो गई, वो भी कौन सी, क्लोम नाड़ी। फिर हृदय को कंठ, कंठ से कंठ हो गया, तो नाना मंडलाकार हृदय को कंठ से ना लगाओ। फिर आगे है श्रोत श्रृंगाटकेशु शंखावृत।
संक आवृत संधि कहाँ पे है? श्रोत और श्रृंगाटक में। ठीक है, तो ध्यान रखना वहां पे स्ट्रक्चर भी वहां के ऐसी है, कॉकलिया वगैरह राउंड राउंड, तो उसी तरीके से याद रखना, श्रोत और श्रृंगाटक में संकावर्त है। आवाज आ रही है ना? हाँ मैम। हाँ, देखो श्लोक नंबर 33। अब यहाँ पे बता रखा है, केवल अस्थियों में संधि, अस्तानाम तु संधेय ही एता केवल प्रकृतितः पेशी स्नायु शिराणाम तु संधि संख्या न विद्यते। तो इनने ये बोला है संधि, देखो संधि क्या है? जो कोई दो चीजों को जोड़ रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो बोन से बोन को जोड़े, ठीक है, वो बोन से ऑर्गन किसी भी चीज को जोड़ सकती है। संधि मतलब जो जोड़ने का काम कर रही है, उसके लिए संधि बोला है। तो यहाँ पे इनने क्या बोल दिया इस श्लोक में कि यहाँ पे सिर्फ अस्थि संधियों की बात करी है, बाकी जो पेशी संधि, जैसे कि पेशी को पेशी से जोड़ रही हो या बोन को पेशी से जोड़ रही हो, जो भी है, पेशी स्नायु सिरा इन संधियों की संख्या नहीं बताई है, इनकी बात नहीं करी।